अगर तुम थोड़ा भी AI/ML में इंटरेस्टेड हो तो तुमने ऐसे वेन डायग्राम्स बहुत जगह देखे होंगे। AI/ML, डीप लर्निंग, LLM, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे वर्ड्स और बहुत सारे ऐसे टर्म्स तुमने हर जगह सुने भी होंगे। और मैं जानती हूँ कि ये सारे टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ये टर्म्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, एग्जैक्टली कौन सा टर्म किसके साथ कैसे जुड़ा है, ये सब समझना एक्चुअली कंफ्यूजिंग है। और अगर तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो तुम्हें ट्यूटोरियल्स मिलेंगे या ज्यादातर वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगी। अगर तुम इन टर्म्स को जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में तुम्हें बहुत सिंपली एनिमेशंस के थ्रू ये सारे टर्म्स एग्जैक्टली होते क्या है एंड आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये सारी स्टोरी तुम्हें समझ आ जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने बहुत सोचा कि किस तरीके से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैंने डिसाइड करा कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि जो AI है वो एक एम्प्लॉय है जिससे हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं और हम उस कंपनी के ओनर हैं। इस एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत कुछ समझ आने वाला है, तो इस एग्जाम्पल को याद रखना। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लो एक कंपनी में तुम्हारा एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का काम है ईमेल्स को छाट कर ये डिसाइड करना कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल लेजिट है। तो तुमने उस एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए या सिखाने के लिए ये काम एक सेट ऑफ रूल्स लिखे उस एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो समझ सके कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उन कीवर्ड्स में लिख दिया कि अगर 100% फ्री कहीं पर कीवर्ड यूज हो रहा है या फिर मनी गारंटीड कहीं पर कीवर्ड यूज हो रहा है तो उसे स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाए। तुमने ऐसे कुछ रूल्स बना दिए। लेकिन एक दिन एक मेल आता है जिसमें फ्री डिलीवरी लिखा होता है। वो मेल लेजिट होता है लेकिन एम्प्लॉय उसको भी स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो अब तुम्हें इसके लिए भी एक नया रूल बनाना पड़ेगा। हर बार कोई नया एक्सेप्शन आएगा, कोई नया यूज केस आएगा और तुम्हें उस रूल मैनुअल में वहां पर लिखना पड़ेगा कि ये नया रूल क्या है और तुम क्या उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। काफी सालों तक कंप्यूटर्स भी ऐसे ही काम करते थे। जो रूल दे दिया गया कंप्यूटर को, उसी पर कंप्यूटर काम करता था। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे रेलवे सिस्टम, चाहे कोई बिलिंग सिस्टम हो, हर सॉफ्टवेयर को तुम्हें ये बताना पड़ता था एज सेट ऑफ रूल्स कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। पर तुम ये भी सोचो कि हर तरीके की सिचुएशन के लिए रूल्स बनाना बहुत टफ भी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हर बार कोई नई एक्सेप्शन आ ही जाती है। कई केसेस के लिए मशीन को हर चीज पर एक रूल देना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो सवाल ये था कि क्या मशीन को ऐसा बनाया जा सकता है जो हर बार नए रूल का इंतजार ना करे, बल्कि पुराने एक्सपीरियंसेस पर ट्रेन कर खुद को नई सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट कर सके। इसी क्वेश्चन पर, इसी यूज केस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। इंटेलिजेंस जो हम ह्यूमंस में होती है, लेकिन एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हम ह्यूमंस जितनी या उससे ज्यादा है और आर्टिफिशियली मेड है। As simple as that. यहाँ पर मशीन का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं था, बल्कि पुराने सॉल्यूशंस को अडेप्ट करके डिसीजन लेना था। यहाँ पर दो टर्म समझने बहुत जरूरी हैं। पहला ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो कि ऑफ कोर्स नैरोड है, एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर बनाया जाता है उसको। मतलब वो एक यूज केस में बहुत अच्छा है, जैसे गूगल मैप्स या फिर आईफोन का फेस अनलॉक सिस्टम। बेसिकली एक सिस्टम को एक ही एक्सपर्टीज दे दी। वो जो कंपनी और एम्प्लॉय वाला एग्जांपल था, वहां पर एम्प्लॉय को तुमने स्पैम ईमेल सेग्रीगेट करने का ही काम दे दिया है फॉर ऑलवेज, एंड उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने का काम दे दिया है। दूसरा वर्ड है AGI, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर एक सिस्टम हर तरीके का काम कर सकता है, हर डोमेन को समझ सकता है, उन डोमेन्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है और हम इंसानों की तरह अलग अलग डायरेक्शन में सोच भी सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो भी टेक्स्ट, इमेजेस और ये सब जनरेट करने वाले सिस्टम्स हैं, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं और उन्हें ट्रेन कैसे किया जाता है। यहीं पर आता है चैप्टर 2, मशीन लर्निंग। अब अगर वापस से अपने एग्जाम्पल पर जाएं, जहां पर कंपनी और एम्प्लॉय था, तो अब कंपनी ने एम्प्लॉय को सिखाने की अप्रोच बदल दी। कंपनी अब एम्प्लॉय को मैनुअल नहीं दे रही, बल्कि पिछले 10-20 साल का डेटा दे रही है। सारे तरीके के ईमेल्स उसमें वो ऐड कर रही है, चाहे वो स्पैम हो, चाहे वो कोई और हो, ताकि उस डेटा से समझकर अपने आप लर्न कर ले वो एम्प्लॉय कि किस तरीके के ईमेल स्पैम होते हैं और किस तरीके के ईमेल्स जेन्युइन है। यही होती है मशीन लर्निंग। मशीन को रूल्स नहीं सिखाए जाते, बल्कि डेटा दिया जाता है, जिससे वो खुद पैटर्न सीखकर पहले कभी ना देखे हुए केसेस पर भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन डेटा से सीखने के भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। पहले तरीके में हर ईमेल को एक लेबल दिया जाता है कि वो ईमेल स्पैम है या वो ईमेल लेजिट है। एम्प्लॉय इनपुट और उसके करेक्ट आउटपुट के बीच रिलेशन समझता है। कुछ समय बाद जब उसके सामने नई ईमेल्स आती हैं, तब वो खुद लेबल में डाल देता है कि वो ईमेल जेन्युइन है या स्पैम। इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर मशीन लेबल डेटा से सीखती है। अगर वो डेटा लेबल्ड नहीं है तो उसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है, जिसमें डेटा लेबल नहीं होता, एम्प्लॉय को खुद समझना है या मशीन को खुद आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ईमेल्स में सिमिलर वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, कौन सी ईमेल्स में प्रमोशनल कंटेंट ज्यादा है। इस बार एम्प्लॉय को ना तो ग्रुप्स बनाने को बोला जाता है, ना ही लेबल्स मिलते हैं, बल्कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से समझाया जाता है कि क्या उसने सही किया और क्या गलत।
उसे एक ईमेल सिस्टम दिया गया है जहाँ पे हर एक्शन का एक फीडबैक मिलता है उसे। अगर वो सही ईमेल को तुरंत रिप्लाई करता है तो उसे अप्रिसिएशन मिलती है, अगर वो स्पैम ईमेल को इग्नोर करता है तो भी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, एंड अगर वो स्पैम ईमेल का रिप्लाई कर देता है तो उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम बन गया है। हर नई सिचुएशन में वो पहले ट्राई करता है और उस फीडबैक से वो सीखता है। इसको बोला जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ मशीन ट्रायल एंड एरर के थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीखती है। तीनों तरीकों में अगर तुमने नोटिस किया हो, कहीं पर भी एम्प्लॉय को मैनुअल नहीं दिया गया, डेटा से सीख रहा है एम्प्लॉय। लेकिन मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड है, यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर अच्छा डेटा नहीं मिला, अगर इनफ डेटा नहीं मिला, अगर डेटा में हर तरीके के केसेस नहीं हुए, तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए एक बहुत फेमस टर्म भी है AIML की दुनिया में, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्योंकि जो तुम डेटा के थ्रू फीड करने वाले हो वही तरीके का आउटपुट भी तुम्हें मिलेगा। अभी तक हम पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, बट क्या हो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए? फोटो जनरेशन कैसे करता है AI, इसे समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, डीप लर्निंग। अब मान लो कंपनी ने एम्प्लॉय के सामने एक फोटो रख दी और पूछा कि ये फोटो कैट की है या डॉग की। इस बार एम्प्लॉय को उस फोटो में डिफरेंशिएट करना है। अब सोच के देखो कि यहाँ पर वो कैसे पिक्सल्स में डिफरेंस करेगा। एक सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट पर, जो कि 1920 x 1080p का होता है, 2 मिलियन से ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है मशीन के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ समझना। इस बार और ज्यादा इवॉल्व किया गया इस सिस्टम को। इस बार एक टास्क को डिवाइड कर दिया गया और एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर ANN। इस पूरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन लेयर्स में प्रोसेस होती है, एक बारी में प्रोसेसिंग नहीं होती उसकी। सबसे पहले आती है इनपुट लेयर, जिसका काम होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इनपुट लेना। उसके बाद आती है हिडन लेयर। तो पहली हिडन लेयर सिर्फ मान लो बेसिक फीचर्स देख रही है कि किस तरीके का कर्व है, क्या है एग्जैक्टली उस इमेज में, क्या कलर है, क्या स्ट्रक्चर है उस इमेज का। दूसरी हिडन लेयर फीचर्स देख रही है, मान लो बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर रही है, प्रोसेस कर रही है, आईज, ईयर, पूंछ, जो भी है उसे प्रोसेस दूसरी हिडन लेयर कर रही है। नेक्स्ट हिडन लेयर ये समझती है कि कैसे ये बॉडी पार्ट्स आपस में अरेंज्ड है। हर एक लेयर एक के बाद एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रोसेस करती है। जब तक ये लेयर्स प्रोसेस करती हैं, जब तक सिस्टम को कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि ये इमेज कैट की है या डॉग की। सबसे आखिरी में आता है आउटपुट लेयर, जो फाइनल डिसीजन देती है कि ये इमेज एग्जैक्टली है किसकी, कैट या डॉग। इसी वजह से इसे न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, क्योंकि हर लेयर मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और हर लेयर पिछली वाली से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सोचो 2 या 3 हिडन लेयर अगर एक अच्छा आउटपुट दे सकती हैं, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगी उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। जब ये हिडन लेयर्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी को डीप न्यूरल नेटवर्क कह दिया जाता है, एंड इसी टेक्निक को डीप लर्निंग कहते हैं। चैप्टर 4, जनरेटिव AI एंड LLM। अब मान लो कि एम्प्लॉय को एक नया टास्क दिया जाता है और वो टास्क एक्चुअली इमेज रिकॉग्निशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब एम्प्लॉय को एक ईमेल पढ़ना है, उसमें समझना है क्या लिखा है, एंड देन उसका एक रिप्लाई भी ड्राफ्ट करना है। कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है, कोई प्री डिफाइंड रिप्लाई नहीं है। बहुत सारे करोड़ों एग्जाम्पल्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं समझने के लिए, डेटा पढ़ा हुआ है समझने के लिए कि लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से रिप्लाई लिखा जाता है एग्जैक्टली। लैंग्वेज को समझना, उसके अंदर के पैटर्न्स को समझना, ये सब करोड़ों एग्जाम्पल से वो एम्प्लॉय समझ सकता है या फिर मशीन समझ सकती है, क्योंकि मशीन के पास ऐसा करोड़ों डेटा है। अब जब कोई नया ईमेल आता है तो वो किसी पुराने आंसर को कॉपी नहीं करता या वो किसी डेटा को पकड़कर कॉपी नहीं करता, वो हर बार एक नया रिस्पॉन्स देता है। इसी टेक्नोलॉजी को जनरेटिव AI बोला गया है, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है एक नया रिस्पॉन्स। इसका काम सिर्फ क्लासिफाई करना नहीं है, इसका काम है नए कंटेंट को जनरेट करना, नए कंटेंट को बनाना। अब जनरेटिव AI जहां आता है तो एक और टर्म आ जाता है वहां पर, LLM। लैंग्वेज और टेक्स्ट के लिए जो भी जनरेटिव AI मॉडल्स बनाए गए उन्हीं को LLM बोला जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। मॉडर्न LLMs के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो है ट्रांसफॉर्मर्स की। 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इसी आर्किटेक्चर की वजह से मॉडल लैंग्वेजेस का कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। बात करना, लैंग्वेज समझना और उस बात के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना, दोनों में डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। आज जितने भी पॉपुलर LLMs हैं, ChatGPT, Claude, ये सब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। अब LLMs काम कैसे करते हैं ये समझते हैं। ये मॉडल सेंटेंस को एक साथ नहीं समझते, ये मॉडल सेंटेंसेस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और उन पीसेस को टोकन्स कहा जाता है। टोकन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कभी वर्ड भी हो सकता है, कभी वर्ड का एक हिस्सा हो सकता है, कभी वो एक पंक्चुएशन मार्क भी हो सकता है।
अब मॉडल का काम ये होता है कि पिछले सब टोकन्स और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझकर ये प्रेडिक्ट करना कि अगला क्या होगा, और यही प्रेडिक्शन हजारों बार की जाती है एंड समझा जाता है एंड तब जाकर एक पैराग्राफ रेडी होता है। एंड इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन भी है। मॉडल का गोल अगला टोकन प्रेडिक्ट करना होता है, ना कि सच को वेरीफाई करना। अगर ट्रेनिंग के पैटर्न गलत हैं या कंफ्यूजन आ रही है कोई, तो एआई मॉडल फिर भी गेस करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इट कैन प्रेडिक्ट। एंड यहाँ पर ही एआई हेलुसिनेशंस आती हैं। अगर आप एआई हेलुसिनेशन पे एक वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी उन्हें एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाई थी। ये वीडियो देखने के बाद आप वो देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा। यही इमेज जनरेशन, म्यूजिक जनरेशन, वीडियो जनरेशन, हर जगह यही यूज किया जा रहा है। लेकिन एक लिमिटेशन अभी भी बाकी है। अगर तुम एआई को बोलो कि कोई मीटिंग शेड्यूल कर दिया जाए तो वो नहीं कर पाता। अब एआई का अगला स्टेप समझते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 5, एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ क्विक क्वेश्चन। क्या आप लोग चाहते हो मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन करूं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कंप्यूटर नेटवर्क्स 101। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू। एंड अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो तो वो भी प्लीज कमेंट्स में लिखना, ताकि मुझे समझ आए मैं आपके लिए क्या बनाऊं। अब कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल पर वापस जाएं तो कंपनी को समझ आ गया कि एम्प्लॉय से अगर मीटिंग शेड्यूल करवानी है, कैलेंडर में कोई डेट बुक करनी है या ईमेल सेंड करवाना है, तो एम्प्लॉय को इन सब का एक्सेस तो देना पड़ेगा, इन सब टूल्स का। अब एम्प्लॉय खुद कैलेंडर चेक करता है, अवेलेबल स्लॉट्स ढूंढता है, मीटिंग शेड्यूल करता है, सबको इनवाइट भेजता है और कंफर्मेशन का भी वेट करता है। यही एआई एजेंट है। एआई एजेंट जवाब जनरेट नहीं करता, वो बाहर के टूल्स के साथ कनेक्ट होकर पूरा वर्क फ्लो संभालता है, पूरा काम करता है, पूरा टास्क कंप्लीट करता है। बट मान लो मीटिंग का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं ज्वाइन कर पा रहा वो मीटिंग, तो अब क्या होगा? अब एआई एजेंट रुक जाता है और अब वो ये सोचने लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पर कंपनी और एम्प्लॉय के एग्जाम्पल पे वापस जाएं तो अब कंपनी समझ चुकी है कि एम्प्लॉय को एक गोल के हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मीटिंग शेड्यूल कर दो, बल्कि उस मीटिंग के पीछे का गोल समझाना पड़ेगा और उसके बाद एम्प्लॉय खुद उस टास्क को करेगा अकॉर्डिंग टू द गोल। अब अगर कोई इनवाइट रिजेक्ट करे तो वो खुद नया टाइम ढूंढ लेता है। अगर कोई मीटिंग रूम बिजी हो तो नया मीटिंग रूम भी ढूंढ लेता है। अब अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो बिना बार बार बॉस से पूछे वो दूसरे प्लान पर भी चला जाता है और दूसरा प्लान बना भी लेता है, और जब तक काम करता है जब तक वो गोल जो उसे असाइन किया गया है वो पूरा ना हो जाए। इस कैपेबिलिटी को एजेंटिक एआई बोलते हैं। यहाँ पर फोकस एक टास्क पर नहीं होता, पूरे गोल पर होता है। उस हिसाब से ही प्लानिंग की जाती है, उस हिसाब से ही डिसीजन लिया जाता है, उस हिसाब से ही टूल्स का एक्सेस मांगा जाता है। सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल लेता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिन्हें मैंने ट्राई करा बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का। प्लीज कमेंट सेक्शन बताना हाउ वाज इट। अगर आप एआई एक्सप्लेनर में इंटरेस्टेड हो तो आई एम डैम श्योर आपको एक और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। क्लॉड, चैट जीपीटी, इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया का भी एक एआई है, दैट इज सर्वाम एआई, एंड इट इज डूइंग सो वेल। मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है ऑन सर्वाम एआई, और उसमें कोई बोरिंग स्टफ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसमें बात कर रही हूँ कैसे उनका एलएलएम काम करता है, कितना बेटर है वो क्लॉड से। मैंने लिटरली कंपैरिजन करके दिखाया, आपको बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।